तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका अर्थशास्त्र का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 18 मार्च को। जी हाँ बच्चों, 18 मार्च 2026 को जो आपका इको का बोर्ड का पेपर होगा, तो उसके लिए एक सुपर इम्पोर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चों की एकदम हैवी से भी हैवी डिमांड आ रही थी कि सर इको का सैंपल पेपर लेकर के आइए, इको का लेकर आइए। तो फाइनली हम इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर लेकर के आ गए हैं आपके इतने हैवी डिमांड पर, ठीक है? और अगर आप इस वीडियो पर केवल 770 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं, कितना? केवल 770 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं, तो मैं यानी जय भैया आपको प्रॉमिस करते हैं कि 3 से 4 सैंपल पेपर और सॉल्व करवा दूंगा इकोनॉमिक्स के और वन शॉट का वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोनों बुक की वन शॉट की वीडियो रेडी है मेरे पास, ठीक है? बेसिकली उसका कंटेंट रेडी है, बस मुझे शूट करना है। समझ रहे हैं आप? अगर आप चलिए 770 तो आपको लाइक करवाना है। अगर आप यहाँ पर केवल 200 से भी ज़्यादा कमेंट करते हैं ना कि यस जय भैया यहाँ पर लेकर के आइए इको का वन शॉट का वीडियो या इस तरह से करके खाली यस जय भैया लिख देंगे ना, तो भी मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, बच्चे 200 से ज़्यादा कमेंट कर दिए, मुझे और वीडियोस जल्दी-जल्दी लानी चाहिए। ठीक है? तो ये आपके ऊपर है। देखिए डिमांड करना आपका काम है, सप्लाई देना मेरा काम है। बस आप डिमांड रखिए। जैसे हेवी डिमांड आपने किया था सैंपल पेपर का, तो ये सैंपल पेपर नंबर 1 का वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ। और जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ कि जो क्वेश्चन हम करवाते हैं सैंपल पेपर के अंदर, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाते हैं। क्योंकि सैंपल पेपर्स को बनाने के लिए हम पिछले 10 साल के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकलते हैं, जो बार-बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सैंपल पेपर में आपको करवाते हैं बच्चों। ठीक है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सैंपल पेपर की वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 030। 3 घंटे का पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, 80 नंबर का आपका पेपर आता है। बात करें अगर पेपर होगा कैसा आपका, तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा पेपर में, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि ये सेट नंबर 1 है, एक कोड नंबर लिखा हुआ रहेगा। इसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं और इसके नीचे चले तो यहाँ पर हमें सामान्य निर्देश बताया गया, क्योंकि ये हमारा इकोनॉमिक्स की सैंपल पेपर सीरीज का पहला वीडियो है, तो हम सामान्य निर्देश को समझ लेते हैं जिससे कि हमें पेपर पैटर्न पता चल जाए कि भैया पेपर हमारा आएगा किस पैटर्न में। तो देखिए बताया गया है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होने वाले हैं, हमारे 2 सेक्शंस में आपका इको का पेपर बटा होगा। खंड अ और खंड ब करके, यानी सेक्शन ए और बी कह सकते हैं। खंड अ यानी सेक्शन ए के अंदर समष्टि अर्थशास्त्र से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खंड ब यानी सेक्शन बी में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इससे क्वेश्चन पूछे। टोटल 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपके यहाँ पर इको के पेपर में, 10 आपके सेक्शन ए में और 10 सेक्शन बी में, और ये एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है? 4 अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न यानी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 से 80 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना है। अभी हम पेपर को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आइडिया लगता हुआ जाएगा। ये आपसे लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, और इनका आंसर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। और 4 जो है दीर्घ उत्तरीय यानी बड़े-बड़े क्वेश्चन जो होते हैं 6 नंबर वाले, वो पूछे जाएंगे और इसका आंसर हमें 100 से 150 शब्दों में लिखना है। सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। इंग्लिश मीडियम में आप इसको सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया बस। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 18 मार्च 2026 को इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन्स हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। या खंड ए भी बोलते हैं, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला रहने वाला है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर जो आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, अब पहला क्वेश्चन वह भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भैया, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़े। चलिए पढ़ लेते हैं। कथन नंबर 1 जो है हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर कि CRR वह अनुपात है जो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल संपत्ति के रूप में रखना अनिवार्य होता है।
ठीक है, यानी लिक्विड फॉर्म में आप कह सकते हैं। और कथन नंबर 2 यानी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि SLR वह अनुपात है जो व्यापारिक बैंकों को, यानी कमर्शियल बैंक की बात कर रहा है, अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक को देना पड़ता है। तो इस तरह से 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन यानी कथन नंबर 1 और 2 जो है दोनों गलत है भैया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन संकट के कारण आपूर्ति पक्ष के मुद्दों के कारण दुनिया कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सामना कर रही है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की स्थिति पर सबसे संभावित प्रभाव की पहचान करें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना यहाँ पर आप एनिमेशन के माध्यम से कह लीजिए या चित्रों के माध्यम से इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो इतने लंबे समय से रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लगभग 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, और अभी भी चल ही रहा है। तो इससे आपूर्ति पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा है, खास करके भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो। ठीक है, अब देखिए भैया, देश को चलाने के लिए चाहिए होता है तेल। ठीक है, अब तेल अगर आपको चाहिए तो तेल हमारे देश में तो है नहीं, ठीक है, ना ही हम बना सकते हैं तेल। ये जो क्रूड ऑयल होता है जिसको आप रिफाइन करके अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये क्रूड ऑयल जो है इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब भैया हमें चाहिए यहाँ पर क्रूड ऑयल, तो हम क्या करेंगे, आपका इधर जो सऊदी के देश है इनको बोलेंगे कि भैया थोड़ा सा आपके यहाँ पे तेल उल निकलता है, हमको दे दीजिए ना। ठीक है, तो ये बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है भारत जी, हम आपको तेल बेचने के लिए तैयार है, आप हमें पैसा दे दीजिए। तो भारत बोलेगा अरे ठीक है, पैसा लेना है लीजिए, हमारा गांधी जी वाला 500 का बहुत नोट दे देंगे आपको, लीजिए और अपना तेल दे दीजिए हमको। ठीक है, तो सऊदी वाला बोलेगा नहीं भैया जी भारत, हम आपको तेलवा तो देंगे लेकिन ये गांधी जी वाला नोटवा नहीं लेंगे। काहे कि हम खाली का एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं डॉलर। ठीक है, अगर आपको हमसे तेलवा खरीदना है तो डॉलरवा देना पड़ेगा भैया, अगर आप डॉलरवा नहीं देंगे तो हम आपको तेलवा नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना आप, तो भैया डॉलर दीजिए। उसी प्रकार से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदना है तो आपका लोकल करेंसी वहाँ पर नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप 500 का नोट लेकर के गए और जो सो कि सामान खरीद के ले आए। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में आपको वहाँ पर डॉलर में पे करना पड़ेगा। ठीक है, बिना डॉलर के आपका कोई भी बात वहाँ पर नहीं बनने वाला है। अगर आपको लोकली अपने देश के अंदर चीज़ों को खरीदना है, आटा, चावल, कोका कोला या और कोई भी सामान खरीदना है, तो आप INR में यानी कि अपना देसी करेंसी में पे कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो मोस्टली जो है फॉरेन करेंसी चलता है और डॉलर को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हुआ भैया। अब इतने सालों से क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अब रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते क्या हो रहा है, जो आपका क्रूड ऑयल का प्राइस है वो रिकॉर्ड तोड़ हाई गया था। ठीक है, अभी तो खैर कंट्रोल में है, लेकिन जो क्रूड ऑयल यानी जो कच्चा तेल होता है जिसको रिफाइन करने के बाद अलग अलग तरह की हमारे यहाँ पर चीज़ें बनती हैं, आपका पेट्रोल, डीजल, ये सारा चीज़ वहीं से बनता है, क्रूड ऑयल से, कच्चा तेल से। ठीक है, तो उसका दाम ऊपर चला गया। तो हमें पहले मान लीजिए कि $50 प्रति बैरल, बैरल का मतलब होता है एक ड्राम टाइप का होता है, कुछ इस तरह का समझ लीजिए। ठीक है, इस तरह के ड्राम में तेल को बेचा जाता है एक देश से दूसरे देश में और ख़रीदा जाता है दूसरे देश से अपने देश में। ठीक है, तो एक जो आपका ड्राम होता है इस तरह का है ना, ये आप जो ड्राम देख रहे हैं इसका जो कॉस्टिंग मान लीजिए $50 प्रति बैरल था। ठीक है, वो रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते वही प्राइस लगभग $150 प्रति बैरल तक टच करने को हो गया। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा भैया, देखिए हर देश को, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो या और कोई भी देश हो जो कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, आयात करता है अपने देश में, तो उसको तो भैया क्रूड ऑयल चाहिए ही चाहिए अपने देश को चलाने के लिए, है ना, क्योंकि हर चीज़ आपका क्रूड ऑयल पे ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो जो पहले $50 देना पड़ता था अब $150 देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि पर बैरल $100 का लॉस हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। और ऐसे लाखों बैरल जो है सो कि तेल मंगाना पड़ता है।
तो इससे क्या होता है, अगर इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी जो कि अब कंट्रोल में हुई, तो इससे ये हुआ कि हमारे देश से ज़्यादातर जो डॉलर है उसका बहिर्वाह हो रहा है, यानी कि ज़्यादातर डॉलर हमारे देश से जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते, जो कि हुआ है और अब तो खैर कंट्रोल में है। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन के संदर्भ में जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था वो आप समझ गए होंगे। वापस से अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको बेटर तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए बच्चों, कि रूस यूक्रेन संकट के कारण आपूर्ति पक्ष के मुद्दों के कारण दुनिया कच्चे तेल की कीमतें जो है उसका बढ़ते हुए इसका सामना कर रही है, कि भैया कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, है ना, इसका सामना कर रही है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की स्थिति पर सबसे संभावित प्रभाव की पहचान कीजिए। तो सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? भारत से अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह होगा, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर जो है भारत से जाएगा, क्योंकि भैया हमें तेल तो खरीदना ही खरीदना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और डी ऑप्शन जो है यूएस डॉलर आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया विल इंक्रीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को, जो आपका हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी को, और जो आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड का पेपर होगा इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन तीनों ही सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर्स ले सकते हैं विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। हिंदी तो हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो ये तो हिंदी में होगा। पॉलिटिकल साइंस जो है हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और हिस्ट्री भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो इनको आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं बच्चों, एक टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि पूरे सिलेबस का निचोड़ है इसके अंदर, इससे बाहर क्या ही आ जाएगा यार, है ना। बाकी सैंपल पेपर्स को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। हमारी टीम बैठी हुई है बैकग्राउंड में, 50% के डिस्काउंटेड रेट पर सैंपल पेपर्स को आप ले सकते हैं। वैसे तो एक सब्जेक्ट का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 299 है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% के डिस्काउंटेड रेट पर आपको 149 में एक सब्जेक्ट का 15 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो बाय करते हैं तो डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट, यानी डबल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 349 रुपीज में। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि डैश एक संस्था है जो उधार देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है, ठीक है। तो जो वाणिज्यिक बैंक है आपका, कमर्शियल बैंक होता है, ये उधार देने के लिए जमा स्वीकार करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। तो कमर्शियल बैंक जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो सो की सकता है, जो आपका सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीद सकता है, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेच सकता है, नगद आरक्षित अनुपात कम कर सकता है, रेपो दर कम कर सकता है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखता हूं कितने बच्चे यहाँ पर मुझे सही कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और सबसे करेक्ट आंसर कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक कैन। सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? बाय कर सकता है सिक्योरिटी ओपन मार्केट से, सेल सिक्योरिटी कर सकता है, अपना जो सिक्योरिटी वगैरह है उसको सेल कर सकता है ओपन मार्केट में, लो कर सकता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, या फिर लो कर सकता है आपका यहाँ पर रेपो रेट। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारा कि भारत में धन की आपूर्ति बढ़ सकती है यदि ये चीज हो जाए तो, ठीक है, यानी मनी सप्लाई जो है इंडिया में इंक्रीज हो सकता है अगर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है प्रचलन में ज्यादा धन डाल दे तो, ठीक है।
क्योंकि देखिए पैसा छापने का अधिकार जो है आरबीआई के पास है, क्योंकि आरबीआई अपने देश का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो भारत के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा जब आरबीआई ज़्यादा मनी प्रिंट करके इकोनॉमी में बस झोंक देगा। तो ये तो आपका करेक्ट हो सकता है। दूसरा है वाणिज्यिक बैंक अपने ऋण संचालन का विस्तार करते हैं। तो ठीक है, जो आपका वाणिज्यिक बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक होता है, वो अपना जो लैंडिंग का जो ऑपरेशन वगैरह है इसका अगर एक तरह से कह लीजिए एक्सपेंड करते हैं इस तरह से ना, तो आपका भारत में जो धन की आपूर्ति है वो बढ़ सकती है। तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। केंद्रीय सरकार द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कर दर है उसको कम किया जाता है, तो भी आपका जो है सो कि भारत में धन की आपूर्ति बढ़ सकती है। अगर भैया टैक्स वगैरह कम करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा तो ज़्यादा लोगों के हाथ में रहेगा ही रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर में वृद्धि की। अगर आरबीआई ने बैंक दर में वृद्धि की तो धन की आपूर्ति भारत में नहीं बढ़ सकती है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों। ओके, तो चौथा वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ऊपर के तीनों करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ए है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, मान लीजिए काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित डेटा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सारे जो आंकड़े यहाँ पर जो दिया गया है, डेटा दिया गया है, ये करोड़ों में है। अब देखिए साल है यहाँ पर 2007 और दर्शनीय निर्यात है यानी विजुअल एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट किया गया सामान, तो 280 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया गया 2007 में। और कितना इंपोर्ट यानी आयात किया गया, तो 240 करोड़ का आयात किया गया। ठीक है, ये 2007 की बात हो रही थी। अब 2017 में आ जाइए, डायरेक्ट 10 साल बाद की यहाँ पर बात हो रही है। 2017 में क्या हो रहा है, 580 करोड़ का एक्सपोर्ट किया जा रहा है और 460 करोड़ का इंपोर्ट किया जा रहा है। अब इसके बेसिस पे देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा गया है 2007 से 2017 की अवधि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो व्यापार में संतुलन जो है इस तरह से सुधार देखने को मिला है, व्यापार संतुलन में सुधार हमें देखने को मिला है। देखिए कोई भी इकोनॉमी है किसी भी देश की, अगर उस देश की इकोनॉमी से ज़्यादातर चीज़ें जो है एक्सपोर्ट की जा रही हैं और इम्पोर्ट कम किया जा रहा है, तो आप देखेंगे एक बैलेंस बन के रहता है और वह देश अमीर रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चाइना एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, इंपोर्ट बहुत कम करता है, तो आप देखेंगे चाइना काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और जो देश इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं वह देश गरीब कहलाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया जब जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको अपना करेंसी देना पड़ेगा। कन्वर्ट करके दो चाहे तो डॉलर में या फिर नॉर्मली दे दो, करेंसी आपको देना ही देना पड़ेगा अगर जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करते हो सामान को। और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे फॉरेन रिजर्व आएगा, आपका देश अमीर बनेगा, आपकी जीडीपी, देश की जीडीपी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस डेटा के अनुसार बात करें तो व्यापार संतुलन में सुधार हमें देखने को मिला है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, सपोज द फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, ऑल फिगर्स इन क्रोर करके इस तरह से आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या है कि अगर आय में परिवर्तन 1000 और निवेश में परिवर्तन 200 रुपए है तो एमपीएस का मूल्य होगा, क्या होगा भैया, 0.2 होगा आपका एमपीएस का मूल्य। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 0.2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है कि उन सही कारणों की पहचान करें जो किसी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की मांग को प्रभावित कर सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आइडेंटिफाई द ट्रू फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला जो है, दृश्यमान वस्तुओं का आयात प्लस में आपका विदेश में संपत्ति की खरीद, ये जो है आपका कारण जो है आपका अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की मांग को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इंपोर्ट विजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड आपका परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अब्रॉड करके। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नौवां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपका। स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कथन नंबर
एक क्या कह रहा है कि मौद्रिक नीति पर सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होता है। अच्छा जी, और जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है यानी कथन नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है कि राजकोषीय नीति पर केंद्रीय बैंक का संपूर्ण नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है भैया। ठीक है, जैसे हमने स्टेटमेंट नंबर आपका स्टेटमेंट नंबर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखा था ना, समथिंग समथिंग वैसा ही है। ठीक है, आंसर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश गुणन का मूल्य 4 है और स्वायत्त उपभोग रुपए 30 करोड़ है, तो संगत उपभोग फलन होगा, क्या होगा भैया, C इज इक्वल टू 30 प्लस 0.75 y करके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, कारण बताते हुए निम्नलिखित को मध्यवर्ती उत्पाद व अंतिम उत्पाद में वर्गीकृत कीजिए। भैया कौन सा यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, और कौन सा यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट है, वो आपको बताना है। स्कूल द्वारा खरीदा गया फर्नीचर और स्कूल कैंटीन द्वारा शीतल पेय की खरीद। तो इसको थोड़ा सा ना समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए बच्चों। मान लीजिए कि एक दुकान वाला है, उसने क्या किया, इस तरह का जो कोका कोला का कैन होता है, ठीक है, इस तरह का कैन का एक पेटी आता है, एक पेटी के अंदर मान लीजिए 12 या 24 इस तरह के कैन है, वो खरीद लिए। ठीक है, अब वो खरीदने के बाद क्या करेगा भैया, उसको फ्रिज में मस्त सजाएगा उजाएगा और कस्टमर को वापस से रीसेल करेगा। ठीक है, तो एक दुकान वाले के लिए ये जो कोका कोला का कैन है, ये एक क्या हुआ, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह लीजिए, या मध्यवर्ती उत्पाद हो गया, जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इस दुकान वाले ने इसको खरीदा और वापस से इसको सेल करेगा, अपना जो भी बीच का कट होता है, मार्जिन होता है, वो निकाल करके वापस से सेल कर देगा। वहीं आप मान लीजिए कि आपने एक फ़ोन खरीद लिया, चाहे वो सैमसंग का हो सकता है, रेडमी का हो सकता है, एप्पल का फ़ोन हो सकता है, आपने एक फ़ोन खरीद लिया, ठीक है, 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, कितने का भी एक फ़ोन खरीद लिया। तो ये जो फ़ोन हुआ आपका बच्चों, ये एक फाइनल प्रोडक्ट हुआ आपके पास, समझ रहे हैं आप। या उसके आगे अगर हम चले तो एक ऑफिस खरीदा गया, एक घर खरीदा गया, ये एक फाइनल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। वहीं कोका कोला का एक कैन एक दुकानदार के द्वारा खरीदना, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि वो उसको रीसेल करने वाला है। एक घर खरीदने के बाद या इस तरह से फ़ोन खरीदने के बाद उसको रीसेल वगैरह इस तरह से नहीं किया जाता, मान के चलते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ वापस से आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, स्कूल द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, यह एक फाइनल प्रोडक्ट कह लीजिए, ये कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक अंतिम उत्पाद है, क्योंकि खरीदा गया फर्नीचर स्थिर संपत्ति का क्रय होने के कारण निवेश, एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और स्कूल कैंटीन द्वारा शीतल पेय की खरीद, ये आपका मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसे पुनः बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, दोबारा से इसको रीसेल किया जाएगा स्कूल की कैंटीन के अंदर, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है कि सरकार बाल टीकाकरण कार्यक्रम पर व्यय करती है, इसके घरेलू उत्पाद और कल्याण पर प्रभाव समझाना है। तो देखिए सरकार जो है, आप देखेंगे कि जैसे पोलियो हो गया, इन सब पर बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। इससे क्या होता है, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, क्योंकि यह सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है। यह लोगों के कल्याण को बढ़ाता है, क्योंकि इस कार्यक्रम से लोगों का स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जिससे कि लोगों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो वो इकोनॉमी में आएगा, और जैसे कि आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कह लीजिए हमारा जीडीपी आगे जाएगा। अगर लोग ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, तो वो डिपेंडेंट रहेंगे और लोगों पर, जिससे कि जीडीपी के ऊपर, हमारे देश के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए सरकार जो है टीकाकरण अभियान चलाती है, पोलियो वाला, कि 2 बूंद पोलियो की है जरूरी, है ना, तो सभी बच्चों को 2 बूंद जो पोलियो है वो जरूर पिलाए। इस तरह की सरकार जो है कार्यक्रम चलाती रहती है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया है। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं
कि पेट्रोल तथा डीजल कारों की बिक्री विशेषतः बड़े शहरों में निरंतर बढ़ रही है। इसके सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव को आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ज़्यादातर जो पेट्रोल और डीजल की कारें हैं ये बड़े शहरों में ज़्यादातर बिक रही हैं। इससे हमारा इकोनॉमी तो ऊपर जाएगा, लेकिन यातायात वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वायु प्रदूषण वगैरह होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या होगी, जिससे कि लोगों के कल्याण में कमी आती है, क्योंकि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा या फिर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कारों की बिक्री से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगा, जीडीपी ऊपर जाएगा, लेकिन और चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देखने को मिलेगा। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक अर्थव्यवस्था का बचत वक्र 30 करोड़ का ऋणात्मक अंततः खंड बनाता है और अतिरिक्त आय का 20% भाग बचाया जाता है। बचत तथा उपभोग फलन ज्ञात कीजिए। तो आंसर आपका इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन है कि बैंक दर क्या है, यह रेपो दर से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए उधार देता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है भैया, ये बैंक दर होता है। समझ में आ रहा है आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई है हमारे देश का सेंट्रल बैंक। अब हमें लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो हम तो एसबीआई के पास जाते हैं, एचडीएफसी के पास जाते हैं और इधर वाले जो बैंक है इनके पास जाते हैं। लेकिन इन बैंकों को अगर पैसा चाहिए तो ये कहाँ जाएंगे भैया, तो ये जाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जा करके बोलते हैं आरबीआई जी हमको थोड़ा पैसा उसवा दे दीजिए ना, लोनवा वनवा दे दीजिए हमको, और अपना जनता उनता कस्टमर को देना है। तो फिर आरबीआई बोलता है दे देते हैं, तुमको काहे टेंशन ले रहे हो, एक काम करो तुम 5% ब्याज लगा के दे रहे हैं, ठीक है, जो हम बैंक दर पे तुमको दे रहे हैं। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो बोलते हैं ठीक है ठीक है आरबीआई जी दे दीजिए, पैसा वैसा दे दीजिए। तो वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए उधार देता है वह क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। जबकि रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उनके अल्पकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए उधार देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आरबीआई ही पैसा दे रहा है और बैंकों को, लेकिन कम समय के लिए, अल्पकालीन उद्देश्य के लिए। ठीक है, 2-4 साल के लिए इस तरह से है ना दे दिया, मान लीजिए 2 साल 4 साल के लिए इस तरह से दे दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेपो दर कहलाएगा। और बैंक दर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालीन पर्पस के लिए यहाँ पर जब लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो ये बैंक दर कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बैंक के कार्य सरकार का बैंक की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, जो सेंट्रल बैंक होता है जैसे आरबीआई हो गया, ठीक है, ये हमारे देश का एक तरह से बैंक कह लीजिए, हमारे देश की सरकार का बैंक होता है। जैसे हमारा बैंक क्या होगा, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सब हमारा बैंक हो गया। जैसे मान लीजिए मुझे लोन चाहिए, मुझे कोई एडवाइस चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस, तो मैं इनसे ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सरकार को कितना लोन चाहिए वो कौन देगा, वो तो भैया हमारा सेंट्रल बैंक देगा, जैसे आरबीआई। ठीक है, सरकार को अगर फाइनेंशियल एडवाइस देना है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए, तो वो कौन देगा, वो आरबीआई देगा। तो इसीलिए जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, वह आपका कह लीजिए एक तरह से बैंकिंग एजेंट होता है सरकार का। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर लिखी हुई देख सकते हैं बच्चों। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग 16वें क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर आपको ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में बताना है। तो देखिए, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यह बेरोजगारी का वह रूप है जिसमें योग्य व्यक्ति मजदूरी की प्रचलित दर पर रोजगार या कार्य उपलब्ध होने के बावजूद काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। मान लीजिए कि एक इंजीनियर है जिसको 30,000 रुपये सैलरी मिलना चाहिए, उसको 30,000 मिल भी रहा है, लेकिन बोलेगा अरे हम तो लाट साहेब है भैया, 30,000 में काम करेंगे, हम यहाँ फलाना लंदन यूनिवर्सिटी से हम ये इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के आए हैं, 30,000 में नहीं काम करेंगे, 30,000 डॉलरवा में काम करेंगे, 30,000 डॉलर है तुम्हारे पास तब हम काम करेंगे। तो ये होगा ऐच्छिक बेरोजगारी। काम मिल रहा है ससुरा को, उसका पैसवा भी उनको मिल रहा है, लेकिन उन्हें काम ना करना भाई।
ठीक है। और यहाँ पर अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है? यह बेरोजगारी का वह रूप है जहाँ योग्य व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन रोजगार को ना मिलता इन्हें। ठीक है, यानी कि रोजगार नहीं मिलता भैया इनको। अब मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक इंजीनियर आदमी है, 30,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए इसको, ठीक है, और 30,000 रुपया सैलरी मिल नहीं रहा है उसको बाजार में, तो ये अनैच्छिक बेरोजगारी है। काम करने तो के लिए तो ये बंदा तैयार है फुल्ली, वो बोल रहा है भाई एकदम घड़ा नीक बंदा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एकदम घनी अच्छी तरीके से काम कर लूंगा, लेकिन काम ही नहीं है मार्केट में। समझ रहे हैं ना? तो ये अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चॉइस में आपको क्वेश्चन और दे दिया है कि शेयर धारक द्वारा कंपनी से प्राप्त शेयर का मूल्य और भारत में विदेशी कंपनियों को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आप निम्नलिखित के साथ क्या व्यवहार करेंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दें। तो देखिए, यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। क्या? शेयर धारक द्वारा कंपनी से प्राप्त शेयर का मूल्य वित्तीय पूंजी की वापसी है, वस्तु या सेवा नहीं। और अगला जो है आपका, भारत में विदेशी कंपनी को दिए गए ऋण से प्राप्त जो ब्याज होता है ये आपका देशीय आय के कारक है। ठीक है, इस तरह से तो ये आप लिख सकते हैं। सेम यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आंसर अभी आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 17वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर बोल रहा है कि वैध कारण बताते हुए बताएं कि घरेलू आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित का इलाज कैसे किया जाता है। भैया कैसे इलाज किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। भारत में खरीदे गए सामान के लिए अमेरिकी पर्यटक द्वारा किया गया भुगतान, हाँ, इसे घरेलू आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिकी पर्यटक द्वारा खरीदा गया सामान भारत में उसके द्वारा किया गया व्यय है, यानी खर्चा है, इसे निर्यात के रूप में शामिल किया जाएगा। क्योंकि भैया अमेरिकी पर्यटक आया, अब वो क्या करेगा, अपना $100 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाएगा। अब इंडियन करेंसी में उसको 8,8200 रुपये मिल जाएंगे। अब वो अपने देश तो लेके जाएगा नहीं, उसको तो यहीं खर्चा करेगा, तो उसको एक्सपोर्ट के रूप में देखा जाएगा इस पैसों को। ठीक है, जो वो पैसा खर्च कर रहा है। सुश्री पूजा द्वारा अपने किचन गार्डन में उगाए गए टमाटर, नहीं, इसे घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये आपका डोमेस्टिक इनकम नहीं है, क्योंकि इनका बाजार मूल्य पता करना कठिन है। इसके अलावा ऐसे लेन देन किसी मौद्रिक विचार के लिए नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन हमेशा पूंजीगत वस्तु होती है, क्या आप दिए गए कथन से सहमत है? अपने उत्तर के लिए वैध कारण जो है सो कि दीजिए। नहीं, पूंजीगत वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं हैं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मदद करती हैं। किसी फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन तब पूंजीगत वस्तु होगी जब इसका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाएगा। हालांकि यदि इसे किसी फर्म द्वारा उसी वर्ष पुनर्विक्रय उद्देश्य के लिए खरीदा जाता है तो इसे एक मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा, न कि पूंजीगत वस्तु। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कहीं कहीं कठिन हो सकता है, आपको अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बाकी मैं तो हूँ ही बैठा हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी या खंड ख भी कहते हैं, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करके। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 18वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि चीन ने विभिन्न स्वास्थ्य और आर्थिक संकेतकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संकेतक नहीं है। ठीक है, चाइना हैज़ परफॉर्म वेरी वेल इन वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, तो जो आपका गरीबी रेखा से नीचे लोगों का जो प्रतिशत है, यहाँ पर नेशनैलिटी की बात कर रहा है, तो ये आपका एक स्वास्थ्य संकेतक यानी कि हेल्थ का इंडिकेटर नहीं है। बाकी शिशु मृत्यु दर हो गया, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, मातृ मृत्यु दर हो गया, ये सब तो आपका स्वास्थ्य का इंडिकेटर है कि किसी देश का जो हेल्थ सेक्टर है वो कैसा है। उस चीज़ को दिखाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कोई देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे लोगों का जो प्रतिशत होता है कि भैया कितने लोग पॉवर्टी
पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ये आपका स्वास्थ्य का संकेतक नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ग वाला जो विकल्प है, ये सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सी वाला जो ऑप्शन है, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, नेशनल लेवल पे यहाँ बात कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि भारत द्वारा किस वर्ष में नई आर्थिक नीति अपनाई गई। तो भारत ने 1991 में, मैं 99 बोलने वाला था अभी, 1999 में तो कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है। 1991 1991 के अंदर जो है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, यानी कि नई आर्थिक नीति, उसको भारत ने अपनाया, जिसे हम लोग शॉर्ट में NEP भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने LPG को अपनाया बेसिकली। अब LPG क्या होता है? L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और आपका निजीकरण जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये तीन चीज़ें हमने 1991 का जो नया आर्थिक नीति था उसके तहत अपनाया था, जिससे कि आज हमारा जो देश है 2023 में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोचिए उस टाइम पे हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व बचा था कि केवल 15 दिनों के आसपास हम लोग चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार जिसको आप कह सकते हैं, लगभग आपका 600 बिलियन डॉलर के आसपास है। और उस टाइम पे कितना होगा? मुश्किल से 10-15 बिलियन। तो सोचिए इतना ज़्यादा ग्रोथ इंडिया ने अचीव किया है, तो इस चीज़ के लिए ताली बजनी चाहिए भैया। सभी बच्चे ताली बजाएंगे, एक साथ ताली बजाइए। मैंने तो ताली बजा दिया, आप भी बजा सकते हैं, ठीक है। अरे अपना देश ने कुछ किया है तो उसके लिए ताली बजाने में क्या शर्म। खैर यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, इन विच ईयर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज एडोप्टेड बाय इंडिया। तो 1991 1991 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस संस्था ने योजना आयोग की जगह ले ली, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो भैया नीति आयोग जो है उसने योजना आयोग का जगह ले लिया था। किस साल में यहाँ पर योजना आयोग को नीति आयोग के अंदर बदला गया, वो जो साल है, ईयर है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आज का आपका होमवर्क है। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको कमेंट करना है और करेक्ट आंसर कमेंट करना है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो वो है भैया नीति आयोग, और इसका फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा लगे हाँ। तो देखिए तो जरा आपका कितना ज़्यादा नॉलेज है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है हमारे यहाँ पर कि निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चित्र दे दिया है, एक इमेज दे दिया है, और इस चित्र को आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको देना है। तो इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 महिलाएं आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी, ठीक है। इस तरह से एक बॉक्स है और यहाँ पर बॉक्स का ढक्कन टाइप का ये महिला ली हुई खड़ी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंट के लिए यहाँ पर एक कीड़ा टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किस कीड़े का चित्र है? तो ये मधुमक्खी है भैया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चनवा क्या बन रहा है कि ग्रामीण परिवारों में महिलाएं मधुमक्खी पालन को एक उद्यमशीलता गतिविधि के रूप में अपनाती है। इस प्रकार की गतिविधि की परिकल्पना विविधीकरण गतिविधि के रूप में डैश के तहत की जा सकती है, ठीक है। तो ये बागवानी जो होता है ना, इसके तहत जो है सो कि ये गतिविधि की जा सकती है। बागवानी गतिविधि के रूप में इसको यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो ग वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप बागवानी कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, और बागवानी करते के साथ में आप ये चीज़ कर लीजिए, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन करके, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको स्टडी करना है पिक्चर को, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, और सी वाला जो आंसर है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ये जो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 22वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पढ़े, अभिकथन और कारण दिया गया है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं भैया। अभिकथन यहाँ पर क्या कह रहा है सेशन कि कृषि विपणन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अच्छा जी। और कारण क्या कह रहा है? जो फसल के संग्रहण, प्रसंस्करण, वर्गीकरण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन तथा बिक्री से संबंधित होता है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो आपका अभिकथन में लिखा गया है कि कृषि विपणन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, उन सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है
जो फसल के संग्रहण, प्रसंस्करण, वर्गीकरण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और बिक्री से संबंधित होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही बोला गया है। अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो क वाला यानी कि ए वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला, कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है। और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही विवरण करता है या सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये ए वाला जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट देयर आर डिटेल्स करके इस तरह से दिया हुआ है, तो यानी कि आपका दोनों सही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और एक लाइक अगर आप करते हैं ना बच्चों, यकीन मानिए, तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है ना। धरती से चांद, चांद से मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से वापस धरती पे आ जाता है मोटिवेशन हमारा, है ना। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का अभी आप सैम्पल पेपर देख रहे हैं, इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, और उसके अलावा इंग्लिश हो गया। ठीक है, इन सब सब्जेक्ट का मैंने बना दिया है सैम्पल पेपर वाला वीडियो। होम साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, उनकी वीडियोस भी आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस भी जल्दी ही आ जाएंगी। आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैम्पल पेपर का वीडियो देखना है। ठीक है, आपका डिमांड होगा और सप्लाई देने के लिए हम बैठे हुए हैं, यानी कि आप डिमांड कीजिए कि सर इस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर लेकर के आइए। ज़्यादा अगर डिमांड आता है तो हम ज़रूर उस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। बाकी कुछ ही दिनों के अंदर, लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके एग्ज़ाम आने से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का, या यूँ कह लीजिए कि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का, जो आर्ट्स में आता है आपका, ह्यूमैनिटीज़ में आता है, उन सभी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मदर डेयरी तथा अमूल डैश का उदाहरण है। आपने दूध जरूर पिया होगा, है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, और मदर डेयरी का भी दूध आपने पिया होगा। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं, यह किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? तो यह सहकारी विपणन यानी कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, मदर डेयरी एंड अमूल आर एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे डैश है, क्योंकि वे क्या है। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान जो ये दिया गया इसको भरना है सही विकल्प चुन करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, दूसरा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, तीसरा औपचारिक ऋण प्रणाली की पहुंच बढ़ाना। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जो आपका सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम होता है, माइक्रो जो आप कह सकते हैं लैंडिंग का प्रोग्राम होता है, इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आई थिंक इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो यानी छोटे लेवल पे जो लेन देन होता है गाँव के अंदर, है ना, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो आपका गाँव का इकोनॉमी है उसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम जो होते हैं आपको वो वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। गांव में मान लीजिए कि किसी को 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की ज़रूरत है तो वो जा करके ले सकता है सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम के तहत। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, महिलाएं भी इससे एम्पावर होती हैं। औपचारिक ऋण प्रणाली की पहुंच बढ़ाता है ये। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। ओके, तो इस हिसाब से आपका जो डी वाला ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सुधार काल में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर डैश से अधिक रही। जब हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहा था तो उसके अंदर जो ग्रोथ रेट था सर्विस सेक्टर का, वो किससे अधिक रहा था? ठीक है, किन सेक्टर से अधिक रहा था, ज़्यादा रहा था?
ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। तो इन तीनों ही क्षेत्र, इन तीनों ही सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है इसके अंदर देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द ग्रोथ रेट ऑफ द सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज़ बीन मोर देन डैश। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन तीनों ही सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ रेट था आपका यहाँ पर सर्विस सेक्टर के अंदर जब हमारे इकोनॉमी का रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हो रहे थे, कब हो रहे थे? 1991 की बात यहाँ पर बोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 26वां क्वेश्चन क्या है, ये भी कथन और कारण वाला है। यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण एक स्थैतिक अवधारणा है। ठीक है भैया। कारण क्या कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण के लिए सतत प्रयास तथा व्यय की आवश्यकता होती है, यानी खर्चे की जरूरत होती है। अगर आपको मानव पूंजी का निर्माण यानी ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, निम्न दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर देखिए भैया जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन ए असत्य है, कारण आर जो दिया गया है ये सत्य है। ठीक है, यहाँ पर जो कथन ए दिया गया है कि मानव पूंजी निर्माण एक स्थैतिक अवधारणा है, ये आपका असत्य है, गलत है भैया। लेकिन जो आपका कारण दिया गया है कि मानव पूंजी निर्माण के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है तथा व्यय की आवश्यकता होती है, यानी कि खर्चा करना पड़ता है भैया, पैसा गांधी जी वाला नोट होता है ना, वो खर्चा करना पड़ेगा मानव पूंजी निर्माण के लिए। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू करके ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको सही मिलान इस तरह से करना है। ठीक है, तो अगर सही मिलान की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही मिलान होता है वो होगा ग्रेट लीफ फॉरवर्ड अभियान जो है बच्चों आपका, ये जो है ना ये सी वाला, इसका होगा बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कॉलम 1 में दी गई घटनाओं और कॉलम 2 में दी गए संबंधित तथ्यों के सेट से कथनों की सही जोड़ी चुननी है आपको इस तरह से, है ना। तो सी का थर्ड ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी का थर्ड। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है और ये जो आपका द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन फोकस्ड ऑन मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारे जो थ्योरिकल क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको चॉइस नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा और उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए भैया 28वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या एलपीजी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ अनुकूल प्रभाव दिखाया, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो एलपीजी नीति को समझने से पहले ना थोड़ा सा आप लोग 1991 के स्टोरी लाइन जो होता है ना उस टाइम की बातों को, क्यों हम लोगों ने एलपीजी नीति को अपनाया, उस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक कहानी के, एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए बच्चों, अभी 2023 चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चलते हैं। अब मान लीजिए कि 1991 1991 चल रहा है। ठीक है, ईयर है 1991। हमारे देश यानी प्यारे भारत के पास भैया फॉरेक्स रिजर्व की हो गई है कमी। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है कम। अब आप बोलेंगे विदेशी मुद्रा भंडार, तो अगर मैं आपको देसी भाषा में बोलूं तो पैसा हमारे पास हो गया है कम। अब आप बोलेंगे सर जी पैसा पैसा कम हो गया है तो क्या दिक्कत है, आरबीआई है ना हमारे पास, एकदम मस्त गांधी जी वाला नोट छाप लीजिए दबा के, पैसा का जो कमी है वो दूर हो जाएगा। तो हम आपको समझाना चाहेंगे, यहाँ पर बात हो रही है विदेशी मुद्रा भंडार की, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व की, जिसके अंदर मेनली आपका डॉलर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है। इस तरह से कर करके हमारा फॉरेक्स रिजर्व बनता है। ठीक है, अब फॉरेक्स रिजर्व की क्या ज़रूरत है भैया, आप बोलेंगे कि सर जी हमें अगर कोई सामान वामान खरीदना होता है तो ये गांधी जी वाला नोट लेकर के जाते हैं और सामान खरीद लेते हैं। क्या ज़रूरत है फॉरेक्स रिजर्व रखने की, है ना, क्या ज़रूरत है डॉलर रखने की, क्या ज़रूरत है गोल्ड सिल्वर ये सब चीज़ें रखने की। तो रुकिए ज़रा, रुको ज़रा, सब्र करो, समझाते हैं। देखिए फॉरेक्स रिजर्व रखने की क्या ज़रूरत है उसको एकदम बेसिक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो देखिए फॉरेक्स रिजर्व रखने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इस तरह के महंगे महंगे आईफोन ले सके और शो ऑफ कर सके।
अब आप बोलेंगे सर जी पगला गए हो क्या, इस तरह से आईफोन लेने के लिए हम लोग अपना डॉलर उलर रखेंगे? हम तो देखिए 1 लाख रुपया लेके जाएंगे अपना, और इस तरह से किडनी उन्नी बेच के और उधर से आईफोन ले आएंगे, क्या दिक्कत है? जोक्स अपार्ट, देखिए आईफोन अगर आपको इंडिया में ख़रीदना है तो इंडिया में तो आप किसी शॉप पर जाएंगे, आईफोन स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से आईफोन ख़रीद लेंगे। मैं आईफोन का एक जस्ट एग्जांपल लिया हूँ, इस तरह से लाखों चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये इंडिया में तो बन नहीं रहा है, बन तो रहा है आपका अमेरिका साइड में, इस तरह से है ना, अमेरिका में बन रहा है, अमेरिका से बन के या फिर चाइना से बन करके इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। तो वो जब अपना सामान हमारे देश में बेचेंगे तो उनको चाहिए होगा पैसा। हम उनको ऐसा थोड़ी ना बोल सकते कि ये लीजिए हमारा गांधी जी वाला नोट रख लीजिए और ये आईफोन जो आप बना रहे हैं ये हमें दे दीजिए। वो बोलेंगे नहीं, हम अपना आईफोन आपके देश में देंगे तो सही, लेकिन आपका जो लोकल करेंसी है गांधी जी वाला नोट है ये नहीं लेंगे, हमें आप डॉलर दीजिए, ठीक है, इस तरह का डॉलर दे दीजिए, हम डॉलर लेकर के खुश हो जाएंगे, आपको आईफोन दे देंगे। तो उसी प्रकार से पूरी दुनिया से अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो वहाँ पर डॉलर वगैरह चलता है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपका जो इंडियन करेंसी है, ये गांधी जी वाला नोट, ये सब जल्दी एक्सेप्ट वो नहीं करते हैं। अब तो खैर बात हो रही है कि अब धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगी पूरी दुनिया, लेकिन उसमें भी अभी बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। अभी भी पूरी दुनिया में मान के चलिए डॉलर ही चलता है। ज़्यादातर देशों से अगर आपको कोई सामान खरीदना है, ध्यान रखिएगा मैं देश की बात कर रहा हूँ, यानी मान लीजिए कि चाइना है और ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब चाइना से मान लीजिए हमें इस तरह से आईफोन इंपोर्ट करने हैं, बनता तो वहीं है, ठीक है, तो हमें उनको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो डॉलर में करनी पड़ेगी, वो हमारे लोकल करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जल्दी, ठीक है। और वैसे ही मान लीजिए कि अगर वो हमसे कोई सामान खरीदते हैं चाइना वाले, तो हम भी जो उनसे पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे वो एक्सेप्ट करेंगे डॉलर के अंदर, हम उनसे उनका लोकल करेंसी नहीं लेंगे, समझ रहे हैं आप। तो इसी तरह से पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलता है। पूरी दुनिया में अगर एक देश दूसरे देश को कोई सामान बेचता है तो ज़्यादातर डॉलर जो ये करेंसी है, जो अमेरिका की करेंसी है, इसको इस्तेमाल करता है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ की हमारे पास हो गई थी कमी। 1991 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब 1991 में जब कमी हो गई तो भैया हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व बचा था कि 15 दिनों तक हम लोग सामान को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने देश के अंदर, चाहे वो क्रूड ऑयल हो यानी कच्चा तेल हो या अन्य सामान जो हम लोग दूसरे देशों से अपने देश में मंगाते हैं, ठीक है, 15 दिन तक मंगा सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर पैसा वैसा हो जाता ख़त्म, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ख़त्म हो जाता मोटा मोटा, ठीक है। तो भैया उस टाइम पे हमारे जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने बोला बेटा इससे काम तो नहीं चलने वाला है, हमारा सोना इंग्लैंड में जाकर के वो गिरवी रख के आए वहाँ पर, ठीक है, और उनसे जो है सो कि 400 करोड़ के आसपास, मैं एक रफ अमाउंट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट आप गूगल वगैरह कर लीजिएगा, इतना पैसा इंडिया में लेकर के आए, ठीक है, और बोले कि भाई देखते हैं क्या होता है, ठीक है, इतना पैसा इंडिया में लेकर के आए। और फिर क्या किया, उस पैसे से हमारे देश में इकोनॉमी में इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ, यानी एक होता है ना बरक्कत वाला पैसा, मान लीजिए कि आपको 2 ही रुपये मिला है लेकिन वो 2 रुपये बरक्कत वाला है, वहीं आपको 2,000 रुपये मिल गया लेकिन वो मनहूस वाला पैसा है, मनहूसियत लेकर के आएगा, तो वो 2,000 रुपये किसी काम का नहीं होगा, वो 2 रुपये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसी तरह से ये जो 400 करोड़ रुपया हम लोग लेकर के आए थे इंग्लैंड से अपना सोना गिरवी रख करके, ये बरक्कत वाला पैसा था, ठीक है। भगवान भी ऊपर से देख रहा था कि अब भारत की मदद करनी है, ठीक है। इस पैसे से हमने इतना विकास किया, इतना विकास किया, इतना डेवलपमेंट किया कि आज के टाइम पे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 600 बिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है। सोचिए कहाँ हमारे पास सिर्फ 15 दिन तक चीज़ों को इंपोर्ट करने के पैसे थे, आज हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है बच्चों वो 600 बिलियन डॉलर है। कई देशों की इतनी जीडीपी नहीं होती, कई 4-5 छोटे छोटे देश मिलाएंगे ना तब जाके उनकी जीडीपी इतनी होगी, कई सारे ऐसे देश है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, इनकी इतनी जीडीपी नहीं है जितना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है आज के टाइम पे। और आज हमारा देश जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया के अंदर। जल्दी ही हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने ही वाले हैं, ठीक है। सोचिए, तो ये था एक छोटा सा स्टोरी। उसी से हमने क्या किया भैया, ये लेकर के आए और जैसे ही हम लोग पैसा लेकर के आए उसके बाद हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपना लिया, जिसे एनईपी कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने एलपीजी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर मेनली हमने वैश्वीकरण को अपनाया, ठीक है। वैश्वीकरण अपनाने के बाद हमारा सर्विस सेक्टर बूम कर गया और ऊपर चला गया, है ना, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे देश को देखने को मिला।
तो ये एक छोटा सा स्टोरी था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस से आ गए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा कि क्या एलपीजी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ अनुकूल प्रभाव दिखाया। तो बिल्कुल जो हमने एलपीजी अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रभाव यानी अनुकूल प्रभाव दिखाया। जैसे कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली, राजकोषीय घाटा जो था हमारा वो कम हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में हमें लगातार वृद्धि होते हुए दिखा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होता गया है ना। निजी विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ, आप देखेंगे तो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से आने लग गया। बाजार का एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन देखने को मिला। पहले के टाइम पे कुछ लिमिटेड कंपनियां ही हमारे देश में काम करती थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर वैश्वीकरण को अपनाया, ठीक है, हम लोगों ने 1991 में, वैसे ही बहुत सारी जो फॉरेन कंपनियां हैं वो यहाँ पर आने लग गई, जिससे कि कंपटीशन बढ़ गया। और कंपटीशन बढ़ने से फ़ायदा किसको होता है? कस्टमर को होता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर एलपीजी नीतियाँ अपनाई उसका हमें प्रतिकूल प्रभाव ही देखने को मिला है बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन जो है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए भारत की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अपने प्यारे देश की बात कर रहे हैं, तो आज भी एक बड़ी आबादी, आज के टाइम के भी अगर मैं बात करूं 2023 ख़त्म होने वाला है अभी, तो वो गाँव में रहती है। एक बड़ी आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि छोटी मोटी आबादी, बहुत बड़ी आबादी की बात कर रहा हूँ। तो भारत में वही बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए, अगर रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली है, ठीक है, विलेज का जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी भूमिका के बारे में आपको बताना है कि कैसे यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम काम करता है उसके बारे में। तो देखिए बैंकिंग प्रणाली के तेजी से विस्तार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद ग्रामीण बैंकिंग में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जैसे देश में ग्रामीण ऋण की मात्रा अभी भी इसकी मांग की तुलना में अपर्याप्त है, यानी कि गांव में आप देखेंगे तो लोन लेने वाले, कर्जा लेने वाले बहुत है, लेकिन उतना प्रोवाइड करवाने वाले बैंक नहीं हैं, लोग नहीं हैं, इंस्टीट्यूशन नहीं है कि उतना कर्जा वो प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि किसान होते हैं और लोग होते हैं, उनको कर्ज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन बैंक वगैरह भी एक लिमिटेड अमाउंट तक ही या फिर बहुत कम लोगों का ही कर्जा जो है अप्रूव करती है, लोन वगैरह अप्रूव करती है। फिर मजबूरी में आकर के उनको लाला जी के पास जाना पड़ता है, ज़मींदार लोगों के पास जाना पड़ता है, जो कि उनको 10%, 15%, 20% ब्याज पर पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये कमी आप कह सकते हैं ग्रामीण बैंकिंग की। संस्थागत स्रोत देश के पूरे ग्रामीण किसानों को कवर करने में विफल रहे हैं, ठीक है। ज़रूरतमंदों, छोटे और सीमांत किसानों की ऋण आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया जाता है। जो छोटे किसान होते हैं, छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब लोग छोटे लोग होते हैं, मैं सिर्फ इतना कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर छोटे से संदर्भ इस चीज़ को बताया जा रहा है, इस चीज़ को रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, समझ रहे। तो वो ऐसा मानते हैं बैंक वाले कि वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा बैंक वाले मान के चलते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए ज़रूरतमंद और छोटे और सीमांत किसानों की ऋण आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया गया है, ठीक है। और कृषि ऋण में अतिदेय की समस्या बनी हुई है, यानी कि जो खेती के लिए फार्मिंग करने के लिए पैसा दिया जाता है उसमें या तो कभी कभी नहीं देते हैं, लेट देते हैं, इस तरह की काफ़ी समस्याएं हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि वैश्वीकरण शब्द की व्याख्या कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बाह्य प्रापण की व्याख्या करें। अब देखिए वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीज़ों का हो सकता है, जैसे व्यक्ति का, वस्तु का, धन का, ज्ञान का, इस तरह से प्रवाह हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आउटसोर्सिंग जो होता है, बाह्य प्रापण, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आउटसोर्सिंग क्या होता है उसको बिल्कुल थोड़ा सा समझ लीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा मेरा मतलब इतना नहीं कि बिल्कुल थोड़ा ही समझना है, समझ लीजिए बस। मैं आपको थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बच्चों, मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है जो कि अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका, यानी कि यूएसए का है, ठीक है। अब यूएसए का ये बिजनेसमैन है, इसका एक कंपनी है एक्स,
ठीक है, कौन सी कंपनी है? एक्स। अब इस कंपनी में बहुत सारे सामान ये बनाता है, जिसमें कंप्यूटर बनाता है, लैपटॉप बनाता है, 50 तरह का सामान ये बनाता है। ठीक है, अब ये जो सामान ये बनाता है ये बेचता भी है। अब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर क्या करता है भैया, तुरंत कस्टमर केयर को कॉल लगाता है। मान लीजिए मैं एक ग्राहक हूँ, मैंने इनकी कंपनी का कोई सामान खरीदा, टीवी खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर, कुछ भी जो भी बनाते हैं ये खरीदा, और मुझे कोई दिक्कत आया तो मैं इनके पास तो डायरेक्ट जाऊँगा नहीं कि भाई तुमने ये सामान बनाया देखो ख़राब है। मैं इनके कस्टमर केयर को कॉल लगाऊंगा। ठीक है, अब कस्टमर केयर को जो कॉल लगाऊंगा, वो जो ये कस्टमर केयर वाले बैठाएंगे, मान लीजिए कि अमेरिका में है, और अमेरिका में ही अपना क्या करते हैं, इस तरह से कस्टमर केयर के लिए जो लोग होते हैं, जो चाहे आदमी हो सकता है, औरत हो सकते हैं, इस तरह से जो भी जो एम्प्लॉय होते हैं उनको हायर करेंगे अमेरिका में, तो इनको सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। ठीक है, वहाँ के जो कस्टमर केयर के लोग ये हायर करेंगे, ठीक है, ये एक्स जो इनकी कंपनी है, तो मान लीजिए कि 1 घंटे का इनको $20 $30 देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनको कितना पैसा देना पड़ेगा। मैं अभी सामने सामने एकदम कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और सामने सामने आपको बता देता हूँ कि कितना इनको पैसा देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 1 घंटे का ये $20 प्रति इम्प्लॉय दे रहे हैं, यानी हर एक इम्प्लॉय को $20 पर आवर दे रहे हैं। ठीक है, और मिनिमम 8 घंटा ले लेते हैं ना, तो यानी कि 20 गुने में 8 करते हैं कि 8 घंटा तो ये काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो 8 घंटा में $160 होता है, $160। ठीक है, $160 एक दिन का इनका दिहाड़ी बन गया। ठीक है, मैं लोकल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, एक दिन का दिहाड़ी। अब $160 तो एक दिन का हो गया, और एक महीने में होते हैं 30 दिन, जिसमें से 4 संडे हम लोग निकाल लेते हैं, ऑफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 30 में से 4 गया तो 26 दिन ही लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 160 एक दिन का है तो 26 दिन का हो जाएगा $4160। कितना? $4160। और अगर मैं 4160 को, अभी ध्यान से देखिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे, 4160 यानी कि 4160 को गुना करता हूँ। अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है, मान लेते हैं 82 रुपये चल रहा है, 82 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो इसको गुना करता हूँ 82 से, तो पता कितनी सैलरी देनी पड़ेगी एक आदमी को वहाँ पर। अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ, उनकी करेंसी में तो $4160 देना पड़ेगा। इंडियन करेंसी में 3,41,120 इतना सैलरी इनको एक कस्टमर केयर का सिर्फ एक एम्प्लॉय रखने के लिए देना पड़ेगा। वहीं अगर ये 3 एम्प्लॉय रखते हैं अपने कंपनी के लिए, जो कस्टमर केयर बन करके बात करेंगे इनकी कंपनी की तरफ से, तो एक एम्प्लॉय को 3,41,120 देना पड़ रहा है। तो 3 एम्प्लॉय को देना पड़ेगा इनको कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख, सोचिए, 3 एम्प्लॉय रखने का महीने का सैलरी 10,23,360 करके, इतना अमाउंट जो है इनको देना पड़ेगा। सोचिए, एक महीने का। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका की या और जो फॉरेन में कंपनियां हैं, वो अपनी जो कस्टमर केयर वाली जो ब्रांच है, बीपीओ जो है, वो इंडिया जैसे देशों में खोलना पसंद करती हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय को सैलरी कितना दे रहे थे लोग? अराउंड 3 लाख के आसपास। ठीक है, और वही अगर इंडिया में ये एक एम्प्लॉय रखते हैं, उनको मस्त एक महीने तक काम करवाते हैं, और उनको 20,000 रुपये, ठीक है, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के चल रहा हूँ, 40,000 रुपये भी दे देते हैं ना इस तरह से, वो बंदा एकदम खुश हो जाएगा बिल्कुल कि अरे भैया, एक महीने खाली मेरे को कॉलिंग ही तो करनी है, जो कॉल सारी उनको अटेंड करके उनसे बात करना है, और 40,000 रुपये महीना मुझे मिल रहा है। कहाँ 3 लाख रुपए और कहाँ 40,000 रुपये, सोचिए कितना डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए ये कंपनियां जो होती हैं अपना कॉल सेंटर वगैरह इंडिया जैसे या फिर ऐसी कंट्री में खोलना पसंद करती है जहां पर इनका पैसा भारी होता है, यानी कि इनके पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, इनका बहुत ज़्यादा पैसा बचता है, सेव होता है। इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। समझ में आया आपको? इसे क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग कहते हैं। आशा करता हूं कि आउटसोर्सिंग आपको समझ में आ गया होगा। उसी से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो आंसर रहेगा आपका ये कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 30वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में कृषि ऋण में चुनौतियों के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। यानी कि अगर इंडिया में बात करें तो जो कृषि ऋण होता है, मान लीजिए आप एक किसान हैं, ठीक है, आपको खेती करनी है,
तो खेती करने के लिए आपको थोड़ा पैसा वैसा का ज़रूरत होगा, लोन वोन लेंगे आप, एक गरीब किसान है मान के चलते हैं, ठीक है। तो लोन लेते वक्त यानी ऋण लेते वक्त, कर्जा लेते वक्त आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं भारत के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है कि भारत में कृषि ऋण में चुनौतियाँ जो होती हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से रहेगा कि ऋण उपलब्धता की कमी है। भैया देखिए पैसा देने वाले है ही नहीं, समझ रहे हैं आप, ऋण उपलब्धता की ही कमी है। गरीब किसानों पर कम ध्यान दिया जाता है, सरकार भी, बैंक भी और जो इंस्टीट्यूशन है वो कम ध्यान देते हैं गरीब किसानों पे, ठीक है। विजय माल्या, ये जो नीरव मोदी है, ऐसे लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, क्योंकि वो उनका पैसा लेंगे, करोड़ों लाखों करोड़ों लेके भाग जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत ध्यान देते हैं उन सब पे, खैर अलग मुद्दा हो जाता है वो। अपर्याप्त संस्थागत कवरेज है, इतनी संस्थाएं ही नहीं है जो इनको पैसा दे सके। तो ये कुछ भारत में ग्रामीण ऋण की सीमाएं हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा, और इन्हीं के बारे में डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया गया है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31वें क्वेश्चन में आ गए हैं। 31वें के ए में देखिए क्या पूछा गया है। आधारभूत सुविधाएं सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए हाँ, बुनियादी ढांचा सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास से संबंधित है, जैसे उत्पादकता में वृद्धि, निवेश को प्रेरित करता है। यानी कि अगर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके देश में रहेगा ना, ठीक है, आधारभूत सुविधाएं आपके देश में रहेगा, जैसे पक्की सड़कें हो गई, ठीक है, सी पोर्ट्स हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपके देश में रहेगा तो उत्पादकता में वृद्धि होगा और इन्वेस्टमेंट, निवेश को प्रेरित करेगा। मान लीजिए मैं फॉरेन में बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ अरे इंडिया में तो बहुत पक्का रोड है, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा है, लॉजिस्टिक का खर्चा कम आता है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता हूँ, ले आ सकता हूँ कम खर्चों में, आबादी ज़्यादा है, मार्केट बड़ा है, चलो भैया $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एज ए इन्वेस्टर मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा, और प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, अगर आपके कंट्री में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, आधारभूत सुविधाएं हैं, तो मैं आप में इंटरेस्टेड रहूंगा आपके देश में, समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी निर्माण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए मानव पूंजी निर्माण जो है शिक्षित और कुशल लोगों की उपलब्धता में वृद्धि करेगा, जो भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाता है। इससे आय के सृजन में वृद्धि होगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता में और वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपका एक अथवा दे दिया, चॉइस दे दिया। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपका नहीं आता है तो इस तरह से आप नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप कर सकते हैं अटेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अथवा में क्या क्वेश्चन है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे कि जनसंख्या की उच्च वृद्धि, प्रतिभा पलायन, अपर्याप्त संस्थागत बेरोजगारी या संसाधनों का अकुशल उपयोग, और विद्यालय व विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच संसाधनों के वितरण में असंतुलन आदि, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 32वां क्वेश्चन क्या है कि दी गई छवि में दर्शाई गई स्थिति को पहचाने, भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकेतित स्थिति का प्रभाव का सुझाव दे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक छवि, एक चित्र दे दिया है, और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है ये, इसको ध्यान से देखना है, और फिर आपको आंसर बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकेतित स्थितियाँ, यानी भारत की जो इकोनॉमी है उस पर किस तरह की स्थितियाँ हैं, ठीक है, संकेत दिया गया है इसके अंदर, उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बीच में एक लकड़ी टाइप का देखने को मिलेगा, और ये तराजू टाइप का दिया गया है, ये देख रहे हैं, ये तराजू टाइप का है, बीच में लकड़ी है जिसके अंदर हमारे प्यारे भारत का नक्शा है, ठीक है। और यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, आप देखेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा है, फॉर्मल सेक्टर आपको कम देखने को मिलेगा, यानी कि इनफॉर्मल जो सेक्टर होता है उसका झुकाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, फॉर्मल सेक्टर का झुकाव जो है कम देखने को मिलेगा, फॉर्मल सेक्टर ऊपर है, इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर आंसर की तरफ आ जाते हैं। आंसर में देखिए इस तरह से बताया गया है कि दी गई छवि भारतीय कार्यबल के औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार की ओर पलायन को दर्शाता है। इस स्थिति को लोकप्रिय रूप से कार्यबल के अनौपचारिकीकरण के रूप में जाना जाता है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्रों में लाखों किसान, खेतिहर मजदूर, गैर कृषि दिहाड़ी मजदूर,
छोटे उद्यमों के मालिक और स्वरोजगार वाले लोग शामिल है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में कम है, एमएनसीज वगैरह उतने नहीं है जितना और कंट्रीज में है। ठीक है, लेकिन छोटे जो हमारे सेक्टर है जैसे रेडी वाले, पटरी वाले, ठीक है, आपके दिहाड़ी मजदूर हो गए, छोटे फैक्ट्री मालिक हो गए, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, श्रमिकों को बिना किसी मुआवजे नोटिस के बर्खास्त किया जा सकता है इन छोटे इसके अंदर, लेकिन आप देखेंगे जो एमएनसी वगैरह होते हैं उसके अंदर प्रॉपर नोटिस वगैरह दिया जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सेम यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ये आप चित्र देख सकते हैं, इसके रिलेटेड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, पेपर में आ सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कृषि विपणन को परिभाषित कीजिए। कृषि विपणन क्या होता है? कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, ग्राइंडिंग और वितरण शामिल होता है। यानी कि जितना भी चीज़ होता है फार्मिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें एक तरह से इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कृषि विपणन कहलाता है, और ये देश भर में यानी कि पूरे नेशनल लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास में सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों के महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो देखिए, जो ग्रामीण विकास के लिए सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर आपका SHG वगैरह आ जाता है ना, और भी बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं। बाकी वीडियो को पॉज करके आंसर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक खेती के प्रारंभिक वर्षों में किसानों के सामने आने वाली किन्हीं दो समस्याओं की सूची बनाइए। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जिसके अंदर खेत के अंदर आप कम खाद या ना के बराबर खाद या खाद इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे आपको क्या क्या दिक्कत आएगा? अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और विपणन देखने को मिलेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहेगी, पारंपरिक कृषि की तुलना में जैविक उत्पादों की सेल्फ लाइफ कम होती है। ठीक है, जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जो उगाएंगे, जैसे आपने मशरूम उगाया और तरह की चीज़ें उगाई, तो उसका सेल्फ लाइफ कम होता है, मतलब वो ज़्यादा लंबे समय तक आप उसको प्रिजर्व करके स्टोर करके नहीं रख सकते, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो जल्दी आपको खा करके या कंज्यूम करके ख़त्म करना पड़ेगा अगर आप खाने वाला कोई पदार्थ उगा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1947 के बाद बड़े पैमाने पर भूमि सुधार लागू किए गए। दिए गए कथन के आलोक में ऐसे किसी एक भूमि सुधार की चर्चा करनी है आपको। तो देखिए, भूमि सुधार कार्यक्रम तो बहुत सारे हुए हैं हमारे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद के युग में भूमि सुधार अपरिहार्य थे। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं ने भूमि सुधार की शुरुआत की, जैसे कि भूमि सीमा, बिचौलियों का उन्मूलन आदि। भूमि यहाँ पर सीमा का अर्थ है भूमि जोत का अधिकतम आकार तय करना, कि भैया कितने आकार में आप भूमि को जोत सकते हैं खेती करने के लिए, जिसका स्वामित्व तो किसी व्यक्ति के पास हो सकता है। कृषि क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देना के लिए यह कदम आवश्यक था, ताकि कुछ हाथों में भूमि स्वामित्व की एकाग्रता को कम किया जा सके, है ना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग आ गए हैं 34वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर है, निम्नलिखित पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए, यानी कि आपको इस तरह से पैसेज दे दिया, इसको ध्यान से पढ़ना है, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर ये जो पैसेज है ये सतत विकास को लेकर के दिया गया है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं बच्चों। और ये पैसेज यहाँ से लिया गया है, ये स्रोत है इसका, यानी कि सोर्स। अब देखिए, इसी पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि सतत विकास को परिभाषित कीजिए। सतत विकास का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी संसाधन है उसको हम ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारी जो जनरेशन आने वाली है, मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है, फिर उसके आगे उनका बेटा बेटी होंगे, यानी कि हमारी आने वाली जनरेशन, आप है, आपकी शादी होगी, आप बड़े होंगे तो फिर आपका बेटा या बेटी होंगे, फिर उनका बेटा बेटी, यानी कि आपके बेटे, फिर पोते, फिर परपोते, इस तरह से जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, उनके पास भी वो संसाधन मिले। हमें भगवान ने पीने लायक पानी दिया है, तो वो पीने लायक पानी हम उनके लिए छोड़ के जाए। ऐसा नहीं कि सारा पानी गंदा करके जाए, जब आने वाली जनरेशन आए तो बोले अरे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी तो पानी उनी छोड़िए के नहीं गए, समुद्र का पानी पियेंगे का हम। ठीक है, तो ऐसा नहीं करके जाना है, समझ रहे हैं। तो ये होता है सतत विकास, यानी कि विकास इस प्रकार से करना कि आगामी भविष्य को भी वर्तमान में जो प्रयोग होने वाली बेसिक चीज़ें हैं वो मिल सके। ठीक है, और भी चीज़ें आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित हरित विकास के उद्देश्य के पीछे के किन्हीं दो
कारकों या कारणों को संक्षेप में बताइए। तो देखिए, हरित विकास की अगर बात करें तो जिसके अंदर जलवायु खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। ठीक है, यानी कि भारत ने बहुत सारे लक्ष्य रखे हैं, एम रखे हैं कि किस तरह से हम भारत को एक अच्छा कर सकते हैं, अपने ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको लेकर के यहाँ पर भारत ने बहुत सारे किए, जैसे हम ईवी वगैरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी आप पैसेज को पढ़ेंगे वहाँ के हिसाब से, पैसेज के हिसाब से ये आंसर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर जो पैसेज है ये इस तरह से दिया गया है, ये हमारा सोर्स है, और ये क्वेश्चन रहा डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप? अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।